जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अतीक और आज हम लोग 7th क्लास का यूनिट नंबर 7 इसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम क्या है और एटम के डिस्कवरीज के हवाले से पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एटम के बारे में जब आपको पढ़ाऊं तो मैं डाल्टन को नहीं बोलूंगा। डाल्टन से पहले डेमोक्रेटिस थे और डेमोक्रेटिक लोग थे, उन्होंने थ्योरीज को दिया। डाल्टन ने आकर इनके अंदर इजाफा किया, उनके कंसेप्ट को उन्होंने इंप्रूव किया और डाल्टन ने कहा कि दुनिया की कोई भी चीज है, एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स मेड up of atom। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी चीज है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। ये तमाम की तमाम चीजें किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली, डाल्टन ने जब अपना थ्योरी दी, उन्होंने ये बोला कि जो एटम है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा? It neither be created, हम एटम को कभी भी नहीं बना सकते, हमारे पास जो मर्जी हो जाए, हम एटम को कभी नहीं बना सकते। nor be destroyed, वो कहता है कि हम कभी एटम को तबाह भी नहीं कर सकते। nor be destroyed, यानी कि ना हम एटम को बना सकते हैं, ना हम एटम को क्या कर सकते हैं? तबाह कर सकते हैं। और ये वाली चीजें, एक और बात इसमें, एक और बात यहां पर लिख ले कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम इज इंडिविजिबल। डाल्टन ने बोला कि जो एटम वर्ड हम यूज करते हैं, जिससे पूरी कायनात मिलकर बनी हुई है, हम इसको तोड़ भी नहीं सकते। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इट इज टू स्मॉल। और आपको मैं मजे की बात बताता चलूं कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, हमारे पास सबसे एडवांस जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, हम उसमें भी एटम को नहीं देख सकते। एटम इतना छोटा है कि वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं नजर आता। तो डाल्टन ने कहा ये इतना छोटा है, हम उसे तोड़ेंगे कैसे? जब इतनी चीज, छोटी चीज को तो हम तोड़ ही नहीं सकते। फिर हाँ, हमें इसके थोड़े से शवाहिद मिलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि एटम ऐसा होगा। जो हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो भी हमने हाइपोथेटिकली बनाया हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि एटम का ये स्ट्रक्चर है। हाँ, सबूत है हमारे पास कि ऐसा नहीं हो सकता है। चले, बात थोड़ी सी जो है वो ज्यादा बढ़ गई। तो डाल्टन ने कहा था दुनिया की हर चीज जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। हम ना एटम को पैदा कर सकते हैं, ना हम एटम को तबाह कर सकते हैं। एटम इज टू स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इट इज इंडिविजिबल, ये हम टूट ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते, ये टूटता ही नहीं है। अब याद रखिएगा बच्चे कि जो एटम होता है ये ग्रीक जबान से निकला हुआ है। ग्रीक जबान में हम जो वर्ड यूज करते थे वो एटोमोस था। इसका मतलब क्या होता था? अनडिविजिबल, यानी कि ऐसी चीज जो टूट नहीं सकती। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि बच्चे, हम जो जितनी भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं सारी या तो ग्रीक से आई हुई है या यूनानी जुबान से ही। ऐसा इसलिए था कि जो स्टार्ट का जितना भी नॉलेज है वो हमारे ग्रीकियों ने दिया था, जो यूनान के लोग थे, या लैटिन जो वर्ड थे लातीनियों ने दिया हुआ है, यूनानियों ने दिया हुआ है, लातीनी जुबान से आए हुए हैं, क्योंकि वो लोग इल्म के अंदर हमसे बहुत आगे थे, इल्म की दुनिया में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे थे। तो ये सारी जो बेसिक चीज है इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई। इसलिए चूंकि ग्रीकी ने ये डिस्कवर किया, उसने इसे एटोमॉस बोला, उसी ने कहा कि इसका मतलब उस जुबान में क्या होता है? इंडिविजिबल है। अब बात करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है। मैंने भी आपको बोला कि एटम इज टू स्मॉल, बहुत छोटा होता है, हमें तो नजर नहीं आता। जब हमें एटम नजर नहीं आता तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने क्या अपने ज़हन में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? हमने अपने ज़हन में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमने कहा है कि एटम जो है वो कुछ यूं
दरमियान में इसकी एक बड़ी सॉलिड बॉडी पाई जाती है, बहुत सॉलिड होती है, और उसके गिर्द कुछ यूं के शेल होते हैं। उसके गिर्द क्या होते हैं? इस तरह के दायरे होते हैं, जैसे सूरज दरमियान में है, उसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, जमीन उसके गिर्द घूम रही है, चांद उसके गिर्द घूम रहा है, यानी कि सूरज दरमियान में न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकी शेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। अब न्यूक्लियस क्या है? किसी भी जो एटम होता है उसका जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके गिर्द जो बाहर शेल्स हैं, जो सर्कल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? शेल। अब याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा मैं न्यूक्लियस को यहां से जरा बाहर करके बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको पता लगे कि न्यूक्लियस में होता क्या है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चे याद रखिएगा, एक चीज प्रोटॉन होती है और दूसरी चीज न्यूट्रॉन होती है। प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जबकि न्यूट्रॉन होगा उसके ऊपर जीरो, यानी कि नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। और जबकि बाहर जो शेल होते हैं, हमारे पास जो शेल होते हैं, इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होता है। अब ये आप याद रखते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जबकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर सर्कल्स के अंदर पाया जाता है। उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? शेल्स कहते हैं। शेल का नाम दिया गया। अब एक और बात याद रखिएगा, यहां पर एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी हायर क्लासेस के अंदर भी यूज होगा, और वो ये है कि व्हाई एटम इज अ न्यूट्रल। व्हाई एटम इज न्यूट्रल, कि जो हमारे पास एटम होगा उस पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि एटम उन चीजों से बना हुआ है जिसपे क्या होता है? चार्ज होता है। प्रोटॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि वो जिस चीजों से मिलकर बना हुआ उस पर चार्ज है। ऐसा इसलिए होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटॉन और बाहर घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, के अंदर एक प्रोटॉन और जबकि एक क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको क्या कहा है कि एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर और एक ही क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा। और मैं यूं कहता हूं कि आप ऐसे कह लें कि एक प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि बच्चे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के असर को खत्म कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को खत्म कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? हमारे पास जीरो आएगा। अब ऐसा नहीं करना कि आप इसको इधर लेके आए या इसको उधर लेके जाओ और -2 नहीं, एक दूसरे को देखो ना, जितनी पॉजिटिव अपनी कुव्वत लगाएगा उतनी नेगेटिव अपनी कुव्वत लगाएगा, एक दूसरे को उल्ट कुव्वत होगी। यानी कि ऐसे कहने कि पॉजिटिव कहते हैं कि मैंने इस साइड पे जाना है, नेगेटिव कहते हैं मैंने इस साइड पे जाना है। ये जो आपका पॉजिटिव इधर लेके जा रहा है और इधर आपका नेगेटिव लेके जा रहा है, कितनी कुव्वत है? 1 की स्ट्रेंथ है, तो बॉडी तो कहीं भी नहीं जाएगी, उधर जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास लेता हूं, मुझे सोडियम, नैरेटिव से निकला हुआ सैंपल लेने होता है, इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चे मैं ऐसे कह सकता हूं, इसके पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 ही इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जबकि सोडियम एज इट इज क्या रहेगा? न्यूट्रल हो जाएगा, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ये कोई चार्ज नहीं रखेगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एटम होता है वो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं
एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन, व्हाई एटम इज अ न्यूट्रल। तो अब इसे आप जरा नोट कर लें पास करके। तो मैं नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको भी नोट कर रहा हूं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एटम के रिगार्डिंग नई टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो टर्मिनोलॉजीज हमें क्या कहती हैं। जो पहली हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई ना आपने उसको ज़हन में रखना है। फिर मैं बल्कि दोबारा ड्रा भी कर देता हूं कि एटम जो होता है वो यूं होता है, उसके दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि बाहर उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद है उसको एटॉमिक नंबर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन पाया जाएगा। बच्चे मैं बात करता हूं कि सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है उसमें 11 क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। मैं इसी तरह कहता हूं कि आपके पास क्लोरीन है जिसको हम Cl कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसके अंदर 17 क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसमें 12 क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। तो जितने बच्चे प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि प्रोटॉन उस वक्त उतने होंगे इलेक्ट्रॉन के बराबर जब एटम न्यूट्रल होगा। एटम के ऊपर हम चार्ज भी ला सकते हैं, वो कैसे ला सकते हैं, आगे जब हम आयंस को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हम कैसे चार्ज ला सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहां पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर को छोड़, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास होता है Z। क्या होता है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आप जो है वो ग्रीक जुबान का मतलब से लिया गया है। ज़हल, ज़हल का मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो Z का मतलब होता है नंबर, तो हमने वहां से वर्ड ग्रीक से क्या ले लिया, Z। कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मैस नंबर। एक ही टर्मिनोलॉजी है, बाज बुक के अंदर एटॉमिक मैस लिखी होती है जो हम इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हैं, और बाज के अंदर मैस नंबर। जो लेटेस्ट यूज हो रही है वो मैस नंबर यूज हो रही है। अब जो हमारे पास एटॉमिक नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन था। सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्योंकि हम एटॉमिक मैस की जब हम बात करते हैं या मैस नंबर की बात करते हैं तो हम कहेंगे मैस नंबर इट इज अ सम ऑफ, it is sum of number of proton, number of proton and neutron in nucleus। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद और पाए जाने वाले न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस करने से हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास क्या आती है, एटॉमिक मैस आती है। चूंकि ये डेफिनेशन के मुताबिक इसका मैं फार्मूला बना सकता हूं। मैं कहता हूं कि एटॉमिक मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, सम का मतलब होता है जमा करने, आपने प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन को प्लस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा, ये मास नंबर आ जाएगा। तो बच्चे मैं एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपके पास आएगा कार्बन के पास 6 क्या होते हैं प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं न्यूट्रॉन। तो अब इसका मास नंबर अगर कैलकुलेट करना होगा, मैं कहूंगा 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन को कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी 6 हैं। तो मैं दोनों को प्लस करूंगा, 6 + 6 = 12, यानी कि कार्बन का जो मास होगा वो क्या निकलेगा हमारे पास 12। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब नेक्स्ट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, मैं लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास जनाबे वाला एलिमेंट आ गया कोई x, एटॉमिक नंबर में इसके कहां पे लिखूंगा, एटॉमिक मास में कहां पे लिखूंगा। हमेशा याद रखना है कि आपने इसके राइट साइड में कुछ नहीं करना, आपने लेफ्ट साइड पे आपने करना है। एटॉमिक नंबर जब भी आपने लिखना, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है z से, तो वो आपने लेफ्ट साइड इसके फुट में लिखना है, लोअर सबस्क्रिप्ट के ऊपर आपने लिखना है। जबकि आपने जो एटॉमिक मास होगा या मास नंबर है वो आपने अपर कॉर्नर पे लिखना है। वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो ये क्या होगा a। तो एटॉमिक नंबर को यहां पे लिख भी दें तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। अब आपके सामने मुझे पता है कि कार्बन है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन हुआ ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कितने 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6। मैं कार्बन लिखूंगा, इसकी इस साइड पे लिखूंगा 6, ऊपर में क्या लिखूंगा 12, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जबकि एटॉमिक मास उसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या था बात समझ आ गई। इसी तरह एल्युमिनियम की मैं बात करता हूं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर मास जो होता है वो 27 होगा। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपसे कुछ और किसी और के बारे में पूछता हूं कि जी मैंने कहा लेट्स से मेरे पास नियॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 10 हो गया, तो एटॉमिक मास इसके पास मेरे पास क्या है 20। कोई और एलिमेंट में लेता हूं, क्लोरीन ले लिया, इसके मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं जी, आप मुझे बताएंगे कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास कौन सा होगा। खुद आपने बताना है कि इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कौन सा होगा। शाबाश, ये वाला इसका क्या होगा आपके पास एटॉमिक नंबर, जबकि ये हमारे पास क्या होगा एटॉमिक मास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर लिखे वाला क्या हो जाएगा एटॉमिक मास या मास नंबर, और जबकि नीचे वाला होगा एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला एटॉमिक मास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने एटॉमिक एटम को पढ़ा, एटॉमिक नंबर को पढ़ा, एटॉमिक मास को पढ़ा। तो अब जो आपने बुक वर्क करना है वो भी मैं आपको लिख के वो भी इसके साथ आपको शेयर कर देता हूं, तो आपने उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लेना है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।